भट्ठी की लपटें भड़क रही थी। हथौड़े की हर थक थक धड़कन सी गूंजती थी। लोहे को बार बार पिघलाकर पतली तारें खींची गईं। हर टुकड़े को जांचते समय मुझे की आंखें बाज की तरह तेज थी। नर्म या भंगुर धातु को वह बिना हिचक फेंक देता। घंटों तक वही क्रम चलता रहा, तार पीसना, धार बनाना, इतना महीन कि वह त्वचा चीर दे पर इतना मजबूत कि हड्डी छूकर भी न टूटे। ये सुइयां भाग्य का नहीं, कला और धैर्य का चमत्कार थी। यही कारण था कि वैद्य तांग की सुइयां आज भी लोगों की जान बचाती थी। एक और बैठा ली चौंग सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। ये लड़का सचमुच कर रहा है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद प्रशंसा की झलक आई। आखिरकार जब सूरज डूबने को हुआ, मुझे ने 30 सुइयां चुपकर दोनों हाथों से पेश की। हर सुई धूप में चमक रही थी, इतनी महीन, इतनी घातक, मानो हवा को भी चीर दें। लीचोंग ने सुइयां उठाई, पल भर चुप रहा, फिर ठक से मेज पर एक और सोने की डली रख दी। शानदार, वह मुस्कुराल। मुझे चौकन ना हुआ। लीचोंग ने आंखों में चमक भरकर कहा, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। जॉन की संसर का दिल तेज धड़कने लगा। मैं, उसने हकलाते हुए कहा, पर क्यों? मैं तो बस एक वैद्य का बेटा हूँ। लीचोंग आगे झुका। क्योंकि तुम्हें इस छोटे कस्बे में बंध कर नहीं रहना चाहिए। सिर्फ औषधि बांधने और रोगियों की नब्ज देखने के लिए पैदा नहीं हुए हो तुम। क्या तुम्हें ये विचार लुभाता नहीं? मुझे इनके होंठ सूख गए। वह सचमुच चाहता था, पर क्लिनिक, पिता और अभी अभी शुरू हुई लोहारगिरी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे संदेह है, आपसे मैं क्या सीख सकता हूँ? लीचोंग हंस पड़ा। 2 बातें जिनसे जीवन और मृत्यु पर अधिकार पाया जाता है। अचानक उसने एक सुई उठाई। सबने देखा, लेकिन कब उसने उसे चलाया, कोई जान ही न पाया। पीछे रखा पत्थर एकदम सधा हुआ आकार बनकर जमीन पर गिरा। साथ ही जोंग ने कंधा पकड़ा। वहां एक और सुई चुभी हुई थी। न दर्द न चोट, पर असर इतना महीन कि डर बैठ गया। कमरा निशब्द था। फिर ली चोंग ने कहा, ये हैं 2 विद्या, मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा शास्त्र। इनसे मैं तुम्हें करूंगा। मुझे इनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने एक नया संसार खुल रहा था। दुनिया का एक शिखर योद्धा और आकाश के 3 महान वैद्यों में से एक उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। यह अवसर साधारण नहीं था। मार्शल आर्ट्स और औषधि विद्या, दोनों साथ में सीखने का प्रस्ताव। यहाँ तक कि प्रसिद्ध जिंगजिंग संप्रदाय भी उसके पारिवारिक चिकित्सालय को तुच्छ न समझेगा। फिर भी मुझे इनका मन असमंजस से भरा था। उसने साहस जुटाकर पूछा, मुझे ही क्यों चुना गया? मेरे भीतर ऐसा क्या है? लीचौन की आंखें संकरी हो गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि एक तेज और कुशल लोहार का साथ यात्राओं में सुविधाजनक होता है। मुझे इन भौहें सिकोड़ ली। केवल यही कारण है। हाँ, और बदले में तुझे मिलेगा मार्शल और चिकित्सा का ज्ञान। मुझे इनने ठंडी सांस छोड़ी। यह तो शिष्यता से अधिक किसी अनुबंध जैसा लगता है। लीचौंग जोर से हंसा। तो अनुबंध ही सही, नाम से क्या बदलता है? अचानक उसने प्रश्न दागा। तो बताओ, यदि किसी रोगी की चीज दुर्बल हो, अंग शीतल हो और शरीर कांप रहा हो, तो उसका उपचार कैसे करोगे? मुझे इन बिना झिझक बोला, पहले द्रव असंतुलन को सुधारा जाएगा। पोरिया और मुलेठी की जड़ से बनी औषधि दी जाएगी। क्षण भर के मौन के बाद लीचौन की आंखों में चमक दौड़ गई। सही उत्तर। मुझे चौंक उठा। उत्तर? यह क्या परीक्षा थी? लीचौंग ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तू शांगू और नानजिंग के सूत्र याद रखता है तो मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता है। मुझे विस्मित हुआ। इन ग्रंथों का मार्शल आर्ट्स से क्या लेना देना? लीचौंग की हंसी कड़वी थी। मूर्ख ही सोचते हैं कि शक्ति ही सब कुछ है। समझ और बोध के बिना भले कोई कितना भी ज्ञान पाले, वह जीवन भर द्वितीय या तृतीय श्रेणी का योद्धा ही रहेगा। मुझे ने धीरे धीरे उन शब्दों को दोहराया, अनिश्चित। लीचौंग ने सुई घुमाते हुए कहा, ऐसे मूर्ख कभी नहीं जान पाएंगे कि एक एक पंक्चर सुई कितनी श्रेष्ठ है। साहस जुटाकर मुझे ने पूछा, क्या आप मानते हैं मैं प्रथम श्रेणी का योद्धा बन सकता हूँ? वसन की वैद्य क्षण भर चुप रहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शिष्य का अपने गुरु से आगे निकलना उसकी प्रतिभा से नहीं बल्कि गुरु की शिक्षा देने की क्षमता पर निर्भर है। और यही वाक्य अधूरा छोड़कर वह मुड़ गया। मुझे इन देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसका हृदय जोरों से धड़क रहा था। वह घर लौटा तो भीतर ही भीतर उफन रहा था। मैं सचमुच इस पथ पर चल सकता हूँ, उसने कल्पना की। शिखर क्षेत्र का योद्धा बनना, महान वैद्य के ज्ञान को पाना। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक वह हंस पड़ा, छलांगे लगाने लगा। आंखों में भविष्य की उज्जवल लौ चमक रही थी। उस क्षण उसके पिता आ गए। मुझे इन घबरा कर झुक गया। क्षमा करें, देर हो गई। पिता का हाथ उसके कंधे पर ठहर गया। आंखों में नमी थी, आवाज भारी। जब सुना कि वसन की वैद्य तुझे ले गया तो मेरा हृदय जम गया था।
उन्होंने स्वीकार किया कि पहले तो उन्होंने उसे साधारण उत्सुक यात्री समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन मुज़ेन तू सचमुच सुरक्षित है ना? मुज़ेन ने सिर हिलाया। वह उतना भयानक नहीं जितना लोग कहते हैं। जीन सॉन्ग ने भी यही कहा था। पिता की सांसें ढीली पड़ी, परंतु चेहरे पर प्रश्न उभर आया। इतनी देर क्यों लग गई? तुझे तो केवल लोहार तक उसका मार्ग दिखाना था। मुज़ेन चिचका। फिर धीमे स्वर में सब बताया। उन्होंने शिष्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। कल रात तक मुझे उत्तर देना होगा। वह हंसा भी, मानो ये विचित्रता ऐसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो। पर पिता वहीं थम गए। शब्द उनके होंठों तक आए पर बाहर न निकले। फिर अचानक वे भीतर दौड़े और लौटे। हाथ में चांदी की थैली थी। उन्होंने उसे मुज़ेन की हथेली पर दबा दिया। जाओ। मुज़ेन थक गया। पर चिकित्सालय पहले से ही हाथों की कमी से जूझ रहा है, और वह तो सन की वैद्य कहलाता है। शायद यह सब केवल उसकी सनक हो। पिता की आंखों में कठोरता उतर आई। चिकित्सालय संभल जाएगा, पर यह अवसर केवल अभी है। उस क्षण मुज़ेन ने पिता को पहली बार एक और रूप में देखा। अब तक वह उन्हें सुदृढ़ वृक्ष मानता था जो नगर पर छाया किए खड़ा है, पर अब उसने जाना कि कभी वह वृक्ष भी एक नन्हा अंकुर था जो किसी और छाया में खड़ा होकर अपने अवसर की प्रतीक्षा करता। उस रात मुज़ेन ध्यान में बैठा। उसका शरीर हल्की नीली आभा से घिरा था। वह मार्शल कला का अभ्यास कर रहा था। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, उसने मन ही मन सोचा। फिर भी लघु परिभ्रमण सफल हो चुका था। पहली बार उसने महसूस किया कि ऊर्जा उसके शरीर के प्रत्येक कोने में प्रवाहित हो रही है। दिन बीते 3, फिर 4। शक्ति अभी भी कोमल थी, परंतु स्पष्ट आंतरिक बल धीरे धीरे संचित हो रहा था। धीरे धीरे मुझे ने समझा, यह केवल साधारण विकास नहीं था, यह उन्नति थी। उसके हृदय में विचार उठा, यह अवसर, यही एकमात्र अवसर है बाहर निकलने का। वह मन ही मन पिता को धन्यवाद देने ही वाला था कि ऊपर शाखाओं से एक अखरोट गिरा, सटीक उसके सिर पर। क्या बात है? ली चोंग पेड़ की डाल पर बैठे हंस रहे थे। इतना गंभीर चेहरा, कहीं घर की याद तो नहीं आ रही? मुझे चौंक गया, फिर जल्दी से बोला, न नहीं, बस आज आंतरिक ऊर्जा कल से कहीं अधिक प्रबल लग रही है। ली चोंग फुर्ती से नीचे उतरे। आंखों में शरारत पर आवाज में गंभीरता थी। दिलचस्प दिन आने वाले हैं। मुझे इन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। तो इसका अर्थ है मेरे भीतर सचमुच प्रतिभा है। ली चोंग ने उसे ध्यान से देखा। प्रगति है, पर दूसरों से बेहतर नहीं, औसत ही है। मुझे ने सिर ऊंचा किया, गर्व से बोला, औसत? औरों को लघु परिभ्रमण करने में 10 दिन लगते हैं, मैंने इसे 2 दिन में साध लिया। शायद ओ येजी का वह विचित्र स्वप्न मुझे प्रतिभा भी दे गया। ली चोंग ने थ्योरियां चराई। बकवास। पर उन्होंने जेब से एक तलवार निकाली, मुझे इनके हाथ में थमा दी और स्वयं एक साधारण लकड़ी की छड़ी उठाई। सुनो लड़के, यदि तू मेरी पोशाक का एक धागा भी काट सका तो मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा सिचुआन पार कर दूंगा। मुझे इनने हथियार देखा। यह सिर्फ इस्पात नहीं, यह मृत्यु का भार था। उसके भीतर भय और महत्वाकांक्षा टकराए। 10 दिनों की साधना ने उसे आशा दी। अगर एक पल भी उसकी लापरवाही पकड़ ली तो वार सफल होगा। साहस जुटाकर वह झपटा। तलवार चमकी। ली चोंग ने कान खुजलाते हुए हंस दिया। अच्छी हिम्मत है। फिर मात्र लकड़ी की छड़ी से उसका वार ऐसे रोक दिया जैसे बच्चे की खेल तलवार हो। मुझे इंजर्ड हो गया। उसका ब्लेड एक खरोंच तक न छोड़ सका। ली चोंग की आवाज ठंडी पर स्थिर थी, दांत भींच। अचानक उनके शरीर से प्रचंड आभा फूटी। ये कोई हवा नहीं, कोई लहर नहीं, बल्कि समुद्र का ज्वार उमड़ पड़ा हो जैसे। मुझे इनका सीना कुचल गया। वह पीछे जा गिरा। सांसें उलझ गई, मानो फेफड़े फट जाएं। उसका मन हिल गया। ये शक्ति। ली चोंग ने लकड़ी की छड़ी कंधे पर टिका दी। चेहरे पर गंभीरता लौट आई। तो कैसा लगा पहली बार किसी और की आंतरिक ऊर्जा झेलने का अनुभव? मुझे हारते हुए चिल्लाया। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था जिसके भीतर अधिक आंतरिक ऊर्जा हो उसी की शक्ति सबसे बड़ी होगी। ली चोंग जोर से हंस पड़े। कभी कभी हाँ, पर मेरी ऊर्जा बहुत कम है। मैंने तो हमेशा उसे सहारे के रूप में नहीं बल्कि बोझ मानकर टालना ही सीखा। मार्शल आर्ट्स लड़के इतना सरल नहीं। उन्होंने मुझे इनको ऊपर से नीचे देखा। वैसे तू इतना बेताब क्यों है? किसे हराना चाहता है तू? मुझे ने दृढ़ स्वर में याद दिलाया। आपने कहा था कि मुझे चरम गुरु बनाएंगे। ली चोंग ने हंसते हुए उसकी माथे पर छड़ी से चपत लगाई। मूर्ख, सिर्फ ऊर्जा जमा करने से अगर ताकत मिलती तो इतनी देर से साधना शुरू करने वाले कभी भी चरम तक पहुंच ही नहीं सकते। पर याद रख, महारत के रास्ते अनेक हैं, कमजोर ऊर्जा से भी, बिना दिखावटी चालों के भी। उनकी आवाज़ और गंभीर हो गई। तूने देखा था ना, जब मैंने तुझ पर अपनी शक्ति डाली थी तब तूने तलवार में बल डाला, फिर झटके से पीछे खींचा। यही तेरा रास्ता हो सकता है। उन्होंने तलवार की ओर इशारा किया। फिर से हमला कर। इस बार मैं आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं करूंगा। मुझे ने दांत खींचे।
सारा संकल्प जुटाकर वह छपटा। क्षण भर को ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार सचमुच ही चौन की लकड़ी की छड़ी को काट देगी। लेकिन पल भर में सब बदल गया। तकनीक, लय और उपस्थिति की सिर्फ धारणा ही इतनी भारी थी कि वह जमीन पर जा गिरा। लीचोंग ने ठंडे स्वर में कहा, बिना ऊर्जा के भी तू 3 बार मर चुका होता। मुझे इनका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। सत्य उस पर पहाड़ बनकर टूटा। एक बार फिर ठक। लीचोंग ने उसके माथे पर छड़ी मारी। तेरा शरीर उस विशेष स्वभाव का नहीं जो बड़ी मात्रा की ऊर्जा संभाल सके, पर तेरी विशेषताएं अलग हैं। तेरी अनुभूति तेज है, तेरी बल की पकड़ सटीक है। तलवारबाजी अभी तीसरे दर्जे की है, पर जिस सहजता से तू वारों में बल डालता है, ये दूसरे दर्जे के योद्धा का संकेत है। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। याद रख, भटकना भी कभी कभी रास्ता बन जाता है। सिर्फ 10 दिनों में तेरी प्रगति प्रशंसनीय है। मुझे इनकी आंखें चमक उठी। तो इसका मतलब है मैं पहले ही द्वितीय श्रेणी का योद्धा बन चुका हूँ। ली चोंग ने मन ही मन पछताया कि उसने मुज़ेन की जरा सी तारीफ कर दी थी, क्योंकि अगली ही सांस में मुज़ेन ने ठाठ से ऐलान कर दिया, मैं तो जन्मजात प्रतिभाशाली हूँ। उसकी डींग पर ली चोंग बस माथा पकड़ कर रह गए। उसी समय मुज़ेन ने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। गुरुजी, वहाँ कोई पड़ा है। ली चोंग की नज़र पैनी हो गई। जंगली जानवर? नहीं, पैर तो इंसान के हैं। वे पास पहुंचे तो देखा वह आदमी 3 गांठों वाला परिधान पहने था। ली चोंग गंभीर हो उठे। यह तो पहाड़ी शाखा गुरु की पोशाक है। मुझे इनकी आंखें चमक पड़ी। शाखा गुरु यानी लगभग चरम गुरु के बराबर। आदमी ने अपना नाम बताया। मैं हूँ होंगजुआन जूल गांव का शाखा गुरु। लोग मुझे होंगजी भी कहते हैं। उसकी आवाज़ टूटी फूटी थी, आंखों में थकान। उसने कहा कि उसका गांव एक भयानक बीमारी से ग्रस्त है। लगातार मौतें हो रही थी। वह चिकित्सक की खोज में निकला था और उन्हें मिलना उसके लिए सौभाग्य था। रास्ते भर होंग उनकी अगुवाई करता रहा। उसने कहा, अजीब है, ये सफ़र 2 घंटे का है, पर मैं आधा दिन भटकता रहा। शायद मैंने कभी गांव से बाहर कदम ही नहीं रखा। मुझे इनने राहत की सांस ली। कम से कम तुम और तुम्हारे गुरु बीमार नहीं पड़े। होंग ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। भगवान की कृपा रही। लगभग 1 महीने पहले ये शुरू हुआ था। पहले तो लोग समझे मौसमी खांसी है, पर धीरे धीरे आधे से अधिक गांव बीमार हो गए। 20 मौतें हो चुकी हैं। उसकी आंखें लाल हो गईं। कई भाग निकले। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं गया। अपने गुरु के साथ रोगियों की सेवा करता रहा। फिर औषधियाँ खत्म हो गईं। गुरुजी पहाड़ से जड़ी बूटियाँ लाने निकले। उन्होंने कहा था जल्दी लौटेंगे, पर अब तक नहीं आए। होम की आंखें आंसुओं से भीग गईं। अब आप आ गए हैं, आशा है आप मदद करेंगे। कुछ ही देर बाद जूल गांव नजर आने लगा। गांव के रक्षक माजियांग होंगजी ने उनका स्वागत किया। वे उन्हें भीतर ले गए, जहाँ एक नन्हा बालक तड़प रहा था। मुझे ने उसकी नब्ज पकड़ी। बालक पसीने में भीगा था, त्वचा चिपचिपी, नाड़ी तेज और कमजोर। कानों में ज्वाला थी, पर हथेलियां ठंडी। माता पिता ने कहा वो उल्टी कर चुका है, सिर दर्द और चक्कर की शिकायत करता है। मुझे ने गहरी सांस ली। नमी और ऊष्मा ने शरीर को जकड़ लिया है। नाड़ी तीव्र है, सिर पर गर्मी का जमाव। ये महामारी का लक्षण है। ली चोंग ने ठंडी आवाज में दबाव डाला, स्पष्ट निदान बताओ और उपचार भी। मुझे ने सोचा, गर्मी जहर की तरह है, पर खट्टी दुर्गंध नहीं है। अगर अभी इलाज न हुआ तो गर्मी सिर तक चढ़कर अंधापन या मूर्खता तक ला सकती है। सुई लगानी होगी, लिंशी, मुआंग, जांगिंग, चुंग, लिंग और नाउंग बिंदुओं पर, और दवाएं मंडोंग, ग्वाला बीज, जेगिंग और बा, रोग की प्रगति के अनुसार। ली चोंग ने गर्व से मुस्कुराकर सिर हिलाया। शबात, अंदरूनी ग्रंथ की पढ़ाई तूने अच्छी की है। अब सुई लगाना शुरू कर। मुझे ने कांपते हाथों से सुइयां निकाली। उसके माथे पर पसीना था। लेची बिंदु कहाँ था? क्या मैं पहली ही बार में सही कर पाऊंगा? उसके संकोच को देखकर ली चोंग ने अपनी हथेली बढ़ाई। उनकी हथेली से निकली ऊर्जा धीरे धीरे मुज़ेन की हथेलियों तक पहुंची। शांत, स्थिर, मार्गदर्शक। मुज़ेन, ली चोंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुझे ऊर्जा संचार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं सिखाया था। यह तेरे चिकित्सक बनने के मार्ग का भी हिस्सा था। तेरे जैसी तीव्र संवेदना और नियंत्रण किसी चिकित्सक के लिए एक वरदान से कम नहीं। मुज़ेन हक्का बक्का रह गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, दुनिया बदल गई। उसे ऐसा लगा मानो वह किसी साफ नदी में झांक रहा हो, जहां कंकड़ पत्थर तक स्पष्ट दिखाई देते हों। उस पारदर्शी प्रवाह के बीच उसने देखा एक गहरी घिनौनी लहर, एक दुष्ट ऊर्जा जो बालक के शरीर के भीतर सर रही थी। मुझे इनकी आंखें फैल गईं। गुरुजी, यह तो। ली चोंग ने सिर हिलाया। हाँ, तू सही देख रहा है। अब सुई लगा, देखते हैं प्रतिक्रिया कैसी होती है। गहरी सांस लेकर मुज़ेन ने सुई आंच बोई। उसने अपनी ऊर्जा सावधानी से प्रवाहित की, धीरे धीरे, जैसे कोई हल्की रोशनी अंधकार को काट रही हो। क्षण भर बाद बालक शरीर में मरोड़ उठी, परंतु तुरंत ही वह दुष्ट ऊर्जा हवा में धुएं सी घुलकर पूरी तरह से गायब हो गई।
गांव वाले दंग रह गए। चमत्कार है, सचमुच एक दिव्य वैद्य है। मुझे इनका चेहरा पहली बार गर्व से दमक रहा था। लिचौंग की आंखों में भी संतोष की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तूने सचमुच सीखने का असली अर्थ समझा। तेरे तमाम चेहरों में आज का ये चेहरा, एक चिकित्सक का गर्व और संतोष भरा चेहरा, सबसे सुंदर है। मुझे इनका दिल भर आया। वह सचमुच वैद्य बन चुका था। पर तभी गांव की राहत के बीच एक छाया चुपचाप छत पर प्रकट हुई। एक रहस्यमयी आकृति निर्विकार भाव से उन्हें देख रही थी। अगले दृश्य में लीचोंग और मुजेन गांव के रक्षक के साथ टहल रहे थे। मुजेन के विचार भटक रहे थे। उसे स्मरण आया डॉक्टर योंग का किस्सा। महामारी के समय उसने अपनी सारी जमा पूंजी गांव वालों के इलाज में झोंक दी थी। मुजेन के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद असली शक्ति यही है, दूसरों को बचाने की शक्ति। यात्रा यूं ही चलती रही। मुजेन के मन में वही विचार गूंजता रहा, किसी के बलिदान पर ही तो वर्तमान की राहें टिकती हैं। साथ चल रहा व्यक्ति धीरे धीरे बोलने लगा, डॉरी योम हमेशा कहते थे कि इस महामारी को केवल दुर्लभ और महंगे जड़ी बूटों से ही दबाया जा सकता है। जब कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उठाकर जड़ी बूटी वाले को सौंप दी। मुझे चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आदर झलक रहा था। वह सचमुच एक अच्छे इंसान रहे होंगे। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, उनके त्याग से पूरा गांव भावुक हो गया था। सबने मिलकर पैसा जोड़ा ताकि जड़ी बूटी वाला जब आए योम के पास पर्याप्त धन हो। पर पहाड़ी गांव में वैद्य कहाँ रोज आते हैं। आखिर उन्होंने खुद ही पर्वतों में उतरकर औषधियाँ तलाशनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने अक्सर जनई को आलसी कहकर ताना मारा था, पर सच कहूँ, अगर जस्टिन आपको यहाँ न लाता तो मेरा बेटा शायद अब जिंदा न होता। कुछ देर वह चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, माफ़ कीजिए, मैं अपने बेटे की बीमारी के कारण बहुत बकवास करने लगता हूँ। आइए मेरे घर चलिए, भले खाली है पर आप आराम कर सकते हैं। वे भीतर पहुँचे। कमरे में सन्नाटा पसरा था। फर्श पर एक गुड़िया पड़ी थी। लीचौन झुके उसे उठाया और धीरे से मेज पर रख दिया, जैसे किसी स्मृति को सम्मान दिया जाता हो। मुझे ने उन्हें देखा और सोचा, दो योम सचमुच एक अच्छे इंसान थे। लीचौन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, जल्दी उनसे भेंट होगी। पर मुझे इनके मन में प्रश्न उमड़ने लगे। ऐसा दयालु गांव, ऐसे समर्पित वैद्य, इतनी उदार जनता, फिर भी यह महामारी क्यों? उसकी भौहें ऐसे कुट गईं। गुरुजी, ये रोग आखिर है क्या? सिर्फ सामान्य महामारी या फिर कुछ और? लीचौंग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये रोग साधारण नहीं। अगर केवल मौसम या भोजन का असर होता तो इतने लोग एक साथ में गिरते। कहीं ना कहीं इसमें कोई अनदेखा हाथ है। कमरे का वातावरण भारी हो गया। गुड़िया की कांच जैसी आंखें मानो उनकी ओर घूर रही थीं। बाहर हवा ने खिड़की को हल्का सा हिलाया और उस क्षण मुझे इनकी रीढ़ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मुझे इन स्तब्ध रह गया। उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, 3 महान वैद्यों में से एक, वह भी कभी असहाय खड़ा रहा था। लीचौंग की आवाज़ भारी थी, पर शब्दों में एक अजीब शांति थी। जब सब समाप्त हो गया, मैं घर छोड़कर निकल पड़ा, बस यूं ही, बिना दिशा, बिना सोच। उनकी आंखें अतीत की ओर मुड़ गईं। 10 दिन बाद मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा। हालांकि सफ़र इतना लंबा नहीं था, पर लगता है शायद मैं रास्ता जानबूझकर भटक रहा था। वहाँ एक देहाती वैद्य मिला। चेहरे पर भरोसा जगाने वाली कोई बात नहीं थी। मुझे ध्यान से सुन रहा था। लीचौंग ने धीमी हंसी छोड़ी। मैंने उसे अपनी व्यथा सुनाई। उसने बस शांत भाव से सुना, फिर 5 नयांग मांगे और एक औषधि दे दी। कुछ पल रुककर उन्होंने जोड़ा, वही औषधि जो मेरी पत्नी और बेटी को बचा सकती थी, बस 5 नयांग। 4 दिन पहले अगर मैंने जाना होता तो मेरी दुनिया आज वैसी न होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे इनका गला सूख गया। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द ही नहीं मिले। लीचौंग ने आगे कहा, इसलिए मुझे इन कभी मत सोचना कि जान की यात्रा पूरी हो गई। हर बार जब तुम समझो कि तुम सब जान चुके हो, उसी क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। बाहर से शोक गीत की आवाज़ें धीरे धीरे तेज हो रही थी। मुझे इनका हृदय भारी हो गया। वह सोच रहा था, दवा तभी मायने रखती है जब रोग का जान हो, वरना ये सब कुछ खोखला है। लीचौंग की आंखें गुड़िया पर टिक गई जो अभी मेज पर पड़ी थी। मैंने उस दिन खोया था, पर उसी क्षण से मैं वैद्य बना, न खुद के लिए, न किसी पदवी के लिए, बल्कि ताकि किसी और को वह पीड़ा न सहनी पड़े जो मैंने सही।